हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी के साथ मैं आलोक जुड़ चुका हूं आज की करंट अफेयर की शानदार सी क्लास में और उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और शुरू करेंगे आज की अपनी एक धाकड़ सी क्लास को जिसमें हम फटाफट से आज के सारे करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे। और जो भी लोग एक बार नए आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हौसला बना रहे, काम चलता रहे। और शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास। और इसके पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जो भी लोग इस बार वीकली करंट अफेयर नहीं किए थे वो जाके पहले वीकली करंट अफेयर की क्लास कर लीजिएगा। 40 से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है उसमें पूरे वीक के करंट अफेयर के, जो आपके 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के बीच में हुए थे। चलिए अब हम आज शुरू करेंगे अपना 20 अक्टूबर का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप में किस तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन है सागर प्रहरी, सागर सुरक्षा, सागर कवच, सागर प्रहरी बल। तो यहाँ पर दोस्त गुजरात और कौन सा है आपका दमन और दीव। ठीक है, कौन सा? दमन दीव। ये दोनों मिलकर क्या किए हैं, इन दोनों राज्यों के जो कोस्टल एरिया हैं उन पर एक समुद्री अभ्यास जो है वो किया गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्त सागर कवच। क्या नाम है? सागर कवच इसका नाम है। ये इसका क्या था दोस्त? दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था इसका? सेकेंड एडिशन था, दूसरा संस्करण था। तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी भारतीय तटरक्षक बल जो है या फिर जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उनके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए? तो उनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एस परमेश। ठीक है, कौन नियुक्त किया गया है? एस परमेश को नियुक्त किया गया है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये अभी 3 से 4 दिन पुरानी न्यूज है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अगर सागर कवच की, ठीक, तो सागर कवच कब से कब तक आयोजित किया गया? तो दोस्त ये 16 और 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया। क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखें तो गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की तटीय सुरक्षा के लिए इनको क्या किया गया? आयोजित किया गया। अगर देखें तो तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और संस्करण की बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कुछ अभ्यास देख लेते हैं जो अलग अलग देशों से भारत के साथ किए जाते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्त डेजर्ट साइक्लोन। क्लियर? क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन नाम है। भारत और यूएई के बीच में किया जाता है। इसके बाद ईस्ट साइक्लोन इसका नाम है। ये भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है। फिर उसके बाद खंजर, खंजर किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। उसके बाद सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। धर्म गार्जियन ये होता है भारत और जापान के बीच में। फिर उसके बाद होता है समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में। उसके बाद टाइगर ट्रायम्फ होता है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके बाद एक्सरसाइज लामेतीय होता है सेशेल्स और भारत के बीच में। फिर डस्टलिक का आयोजन किया जाता है उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। और सैन्य अभ्यास शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। क्लियर? तो ये सारे कौन से हैं? कुछ 2024 में जो क्या कराए गए थे, संयुक्त अभ्यास कराए गए थे। तो 2024 में होने वाले ये अभ्यास हैं, इनको याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति किसका है? तो तरंग शक्ति आयोजित किया गया था किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और ये एक क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देश मिलकर इसमें क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे। लगभग 30 देशों की वायुसेना जो है वो भारत में आई थी। और ऑपरेशन जो तरंग शक्ति था या फिर जो एक्सरसाइज तरंग शक्ति था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि किन दो संस्थानों ने अमरावती के पहले चरण के विकास के लिए 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर का जो एक तरह से सहायता है वो किया है। तो यहाँ पर दो बैंक हैं जिनका नाम है
वर्ल्ड बैंक और कौन, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी आपका वर्ल्ड मतलब कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक। इन दोनों बैंकों ने मिलकर जो अमरावती है, अमरावती आप लोगों को पता होगा ये क्या है दोस्त, ये है आंध्र प्रदेश की राजधानी। किसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है क्या, अमरावती। क्योंकि जब तेलंगाना अलग हो गया तो अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, अमरावती है। और अमरावती के पहले चरण के विकास के लिए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर 1.6 अरब डॉलर का सहायता जो है वो प्रदान किया है। तो इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। क्लियर। अगर आप बात करें एडीबी की या फिर एशियाई विकास बैंक के बारे में, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको आप बढ़िया से याद कीजिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूं। अगर आप बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना मेरे भाई कब हुई थी इसकी, 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई, तो वो हुई कहां पर, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, तो मुख्यालय कहां पर स्थित है इसका, इसका मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस की क्या है, राजधानी भी है, तो मनीला में स्थित है। इसमें अगर बात करें कितने सदस्य देश हैं, तो दोस्त इसमें 68 यानी कि 68 जो मेंबर्स हैं वो इस टाइम पर हैं। और अगर बात करें इसके जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष कौन है, असकावा इसके अध्यक्ष हैं। ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। ठीक है, कहाँ के, जापान के हैं। तो ये क्या है, जो अध्यक्षता है वो चक्रीय क्रम में चलती रहती है, तो बारी बारी से सभी देशों के पास जाती है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया है भाई कि नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटोर किसको नियुक्त किया गया है। ठीक, क्लियर। तो ये नियुक्त किया गया है पुबुदु दास नायके को। किसको, पुबुदु दास नायके को। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो नेपाल की क्रिकेट टीम है ये अभी उभरती हुई टीम है ना। और एक वो भी है इनका सबसे ज्यादा रन बनाने का किसमें, T20 में, है ना, बहुत सारा रन इन्होंने बना दिया था, इसका रिकॉर्ड भी इनके पास है। उसके बाद अगर बात करें नेपाल की क्रिकेट टीम की, तो नेपाल की जो क्रिकेट टीम है वो अभी इमर्जिंग है, एकदम मतलब उभरती हुई टीम है। तो इसका जो अभी तक ये क्या थे, 2015 तक इसके कोच थे, है ना। कब तक, 2015 तक पुबुद दास नायके जो थे ये नेपाल क्रिकेट टीम के कोच थे। उसके बाद किसको बनाया गया था, वाट मोर को बनाया गया था। इनको हम कहीं कहीं व्हाइट मोर भी बोलते हैं। तो इनको बनाया गया था नेपाल क्रिकेट टीम का कोच। क्लियर। और मेंटोर भी, क्या बनाया गया था, कोच और मेंटोर। लेकिन अब ये क्या है, हट रहे हैं, तो इनके स्थान पर पुबुदु दास नायके को फिर से यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। तो इनको दास नायके को क्या बनाया गया है, दास नायके को बनाया गया क्रिकेट टीम का मेंटोर। कौन सी क्रिकेट टीम, नेपाल की। अगर बात करें दास नायके की, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, कहाँ के, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और अगर बात करें तो 2011 से 2016 तक, ठीक है, कब तक, 2011 से 2016 तक ये कोच भी रहे थे किसके, क्रिकेट टीम के। और उसके बाद अब ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, ये डेव वाटमोर की जगह जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछा गया है कि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, उसने किस देश के नागरिकों के लिए 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल लागू किया है। देखिए वीजा क्या होता है, वीजा और पासपोर्ट दो चीजें होती हैं। तो देखिए पासपोर्ट क्या होता है दोस्त, पासपोर्ट होता है कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप हवाई यात्रा कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में। क्लियर। लेकिन वीजा क्या होता है, वीजा एक क्या होता है, परमिट होता है। परमिट किस चीज का, कि आप कितने दिन तक किसी अन्य देश में निवास कर सकते हैं। ठीक, तो अभी क्या है, अभी यूएई ने क्या किया, भारत को 14 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल दिया है। यानी कि आपके पास अगर पासपोर्ट है दोस्त, तो आप आओ हमारे यहाँ, हम आपको मतलब एयरपोर्ट पर ही क्या दे देंगे, 14 दिन का वीजा दे देंगे।
और ये किसके लिए किया? भारत के लिए किया है। ठीक है, ये बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आयोग जो होता है, उच्चायुक्त जो होते हैं, उनका डिक्लेरेशन है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अब इनको क्या होगा, अराइवल ऑन वीजा 14 दिन का दिया जाएगा और उसके बाद इसको अप्लाई करने पर 60 दिन का वीजा जो है वो और दिया जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। आगे देखें अगर आप यूएई के बारे में, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और अभी हाल ही में जो संचित निधि होती है या फिर टोटल रेवेन्यू जो होता है, उसके आधार पर सबसे अमीर शहर जो है वो कौन घोषित किया गया था? सबसे अमीर शहर जो है वो घोषित किया गया था दोस्त अबू धाबी को। किसको? अबू धाबी को सबसे अमीर शहर के रूप में घोषित किया गया था। आप सबको पता है कि यूएई जो है, यूएई बहुत सारे देशों का एक क्या है? संगठन है, बहुत सारे शहरों का। तो इसमें कौन कौन से शहर जो आते हैं मेन 7, वो कौन कौन से हैं? वो 7 शहर हैं। कौन कौन से? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, उम्म अल कुवैन, रस अल खैमा। तो ये क्या है? अलग अलग क्या है? शहर हैं और इनको मिला के ये संयुक्त अरब अमीरात बनता है। और इसकी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई है और राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर आप बात करें यहाँ के शासक यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, तो ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं कहाँ के? अबू धाबी या फिर आपके यूएई के। अगर आप बात करें आधिकारिक भाषा तो अरबी है, लेकिन अगर ज्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात करेंगे तो वो इंग्लिश है ना? इंग्लिश सबसे ज्यादा यहाँ पर बोली जाती है। मुद्रा की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, पीईटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मुद्रा क्या है यहाँ की? दिरहम है। ठीक है, कौन सी है? दिरहम यहाँ की मुद्रा हो जाती है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि एसएएफएफ जो चैंपियनशिप है, इसमें 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो आप सबको बताऊं तो वो है बाला देवी। इनको हम गोल मशीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोल मशीन के नाम से जानते हैं। ये भारतीय फुटबॉलर हैं और ये हाल ही में 50वां गोल करने वाली पहली महिला बन गई है भारत की। गोल ये किया किसके खिलाफ इन्होंने? तो ये किया इन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाफ ये गोल किया है। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये है कौन? ये है बाला देवी। ठीक है, अब इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम गोल मशीन के नाम से जानते हैं। और अगर आप बात करें तो ये 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगर आप एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप की बात करें तो इसका 7वां जो संस्करण है, ये 17 से 30 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। अगर इसके आप इसका विजेता कौन रहा पिछली बार? तो पिछली बार बांग्लादेश इसका विजेता था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। और जो भी लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर आ गया अगला क्वेश्चन कि नई दिल्ली में खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन, ये क्या है भाई? ये थीम है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इस थीम पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोज कुमार, अमित शाह और पीयूष गोयल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो टिक मारेंगे वो किसको मारेंगे? नरेंद्र मोदी को। लेकिन देखो यहाँ पर किया गया है किसके द्वारा? मनोज कुमार के द्वारा। मनोज कुमार ने इसका उद्घाटन किया। ये क्या है? जो खादी आश्रम या फिर खादी उद्योग है, ये उसके अध्यक्ष हैं। नाम क्या है? मनोज कुमार। गांधी मेमोरियल प्लाजा नामक जगह है, वहां पर खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इस प्रदर्शनी की थीम क्या है? खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन। ठीक, तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इस आयोजन की अगर बात करें तो इस आयोजन को किसकी सहायता से, किसके द्वारा किया गया है?
तो इसका आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थीम और किसने उद्घाटन किया ये जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पैरा तैराकी क्या होता है, इसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर ये किया जा रहा है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर 27 से ज्यादा राज्यों में 700 से अधिक प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेने के लिए आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विजया किशोर रहाटकर को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पर दोस्त विजया रहाटकर को क्या नियुक्त किया गया? विजया रहाटकर को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। इसके पहले जो है ये महाराष्ट्र की महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष थी। क्लियर, किसकी अध्यक्ष थी? जो महाराष्ट्र का महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष थी। तो इनको 19 अक्टूबर को इस पद पर नियुक्त किया गया। इनका नाम क्या है? ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये हैं विजया रहाटकर। इनको महिला आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया है और इसके साथ ही ये इस आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। कौन सी? 9th जो नंबर है, 9वें नंबर की अध्यक्ष ये होंगी। उसके बाद अर्चना मजूमदार, ये नाम और याद रखना दोस्त, इनको क्या बनाया गया है? इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। और अगर आप देखें तो ये 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र का जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये किसकी जगह लेंगी? अब वर्तमान नहीं है ये जगह लेंगी रेखा शर्मा की। किसकी? रेखा शर्मा की ये जगह लेंगी। बात करें अगर महिला आयोग की, तो महिला आयोग क्या है? महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अधिनियम क्या था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्त? इसका मुख्यालय स्थित है इसका नई दिल्ली में। अगर आप बात करें इसके संरचना की तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव सदस्य होते हैं। तो टोटल ये कितना? 6 सदस्यीय एक आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। किसको? विजया रहाटकर को। ठीक, उसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पर। झारखंड का नया डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अनुराग गुप्ता, अजय सिंह, राकेश अस्थाना और प्रमोद कुमार। ठीक है, तो अजय सिंह को यहाँ पर क्या नियुक्त किया गया है? झारखंड का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त किया गया है दोस्त। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन है? ये डीजीपी हैं कहाँ के? झारखंड के। ये पहले भी झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं, तो इनको फिर से बनाया गया है। ठीक, तो बस नाम याद रखना है आपको और ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा कि किस इवेंट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिसमें 30 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, सिविल सर्वेंट के लिए आप सभी लोगों को पता है कि एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। क्या नाम है? मिशन कर्मयोगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्त कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पर कर्मयोगी सप्ताह जो है, कर्मयोगी वीक जो है, इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसमें रोज मतलब एक सिविल सर्वेंट 4 घंटे की ट्रेनिंग लेगा और ये जो चलेगा ये आपका 19 अक्टूबर से चलेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो लोक सेवक हैं उनको एक तरह से कुछ नई चीजें सिखाई जाएंगी। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्त आयोजन किया जा रहा है इसका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 25 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया आपसे कि हाल ही में किस बैटर ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन अपने पूरे कर लिए हैं? तो सचिन तेंदुलकर ये पूरे कर चुके हैं बहुत पहले।
राहुल द्रविड़ ये भी बहुत पहले कर चुके हैं, सुनील गावस्कर भी बहुत पहले कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या कर लिया, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज ये बन चुके हैं। कौन से नंबर के, चौथे नंबर के भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं, इन्होंने लगभग 16000 रन यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर भी इस काम को पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कुछ चीजों को जो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो आज स्टैटिक जीके में हम देखेंगे भारत के प्रमुख संवैधानिक संशोधन या फिर संविधान संशोधन। ठीक है, अब आइए देखेंगे पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन दोस्त किया गया 1951 में। इसमें क्या किया गया, मौलिक अधिकारों में सीमा लगाई गई और किस पर, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उस पर। और क्या हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के बाहर हो जाते हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची दोस्त जोड़ी गई कब, पहले संविधान संशोधन से। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जब राज्यों के पुनर्गठन की बात चल रही थी। तो क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और वो किसके आधार पर किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और क्या हुआ था, केंद्र और राज्य के संबंधों को सुदृढ़ किया गया था। फिर आएंगे दोस्त 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या हुआ, इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां जो है वो ज्यादा कर दी गई और मौलिक अधिकारों को भी संशोधन की श्रेणी में रख दिया गया। फिर उसके बाद बात करेंगे 25वें की। 25वां संविधान संशोधन भी 1971 में किया गया था। 25वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो आपका आर्टिकल 31 है, जो क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको हमने क्या किया, कानूनी अधिकार बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, कानूनी अधिकार बनाया था। और राज्य को भूमि अधिग्रहण में प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि भूमि अधिग्रहण में अग्रणी कौन होगा, राज्य होगा। फिर आएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को थोड़ा सा कमजोर भी किया गया था। ये उस टाइम की बात है जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी अपनी सरकार जो है वो चला रही थी तब। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 42वां, तो ये हो चुका है। चलिए 44वां पर आते हैं। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। यह बेसिकली किया गया था 42वें के कुछ प्रावधानों को समाप्त करने के लिए। तो इसमें आपातकालीन जो प्रावधान थे उसमें संशोधन किया गया। और क्या किया गया था, इसमें जो आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति को जो शब्द था आपातकाल लागू करने के लिए, उसमें आंतरिक अशांति जैसे शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। उसके बाद इसमें क्या था, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसमें हटाया गया और कहां रखा गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। फिर आएंगे 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, यहां पर क्या किया गया था, जो वोट देने की एज है, वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। ये 1952 में किया गया, सॉरी 92 में। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको संविधान में दर्जा दिया गया और गांव के स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत का प्रावधान किया गया। फिर दोस्त आएंगे आपके 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, जो आपका अनुच्छेद 21(1) है उसको इसके द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। और मौलिक कर्तव्य भी आपका जोड़ा गया, जिसमें
शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी बनाया गया था। उसके बाद आप बात करें अगर 101वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था दोस्त 2016 में। इसमें लागू किया गया था जीएसटी को, ठीक है, पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया था। फिर आएगा 103वां संविधान संशोधन, यह किया गया था 2019 में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिक्षा और नौकरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% का आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया था। तो ये था आपका पूरा पूरा संविधान संशोधन। मात्र 5 मिनट के अंदर हमने इसको रिवाइज कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से, और इसके बाद ये क्लास आपकी खत्म होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जवाब मांग सकते हैं उसका। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।